हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और मैं आपके लिए क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें हम फिज़िक्स पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर्स क्लास 10th सीबीएसई और आरबीएसई दोनों स्टूडेंट्स के लिए होंगे और इन लेक्चर्स में मैं आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी and it can be produced from other type of energy such as chemical reaction and mechanical rotation। जैसे अभी आपके पास मोबाइल है और आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो ये भी आप इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक एनर्जी होती है जो हमें मैकेनिकल एनर्जी से मिलती है, केमिकल रिएक्शन से मिलती है, हीट एनर्जी से भी मिलती है। इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर से। तो अभी इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो उस बॉडी पर इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न स्क्रीन पर कई बार आप एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन के पास आप हाथ टच करते हैं तो आपको एक फील्ड सा एक्सपीरियंस होता है। ये फील्ड आपको एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू चार्ज। वैसे ही किसी प्लास्टिक की चेयर पर भी आपने हाथ लगा के देखा होगा तो आपको वहाँ पे भी एक फील्ड एक्सपीरियंस होता है। तो वो फील्ड भी चार्ज के कारण ही एक्सपीरियंस होता है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच इट गेन्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस बॉडी पर चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। ये बात आपको समझ में आई? जैसे टेलीविज़न पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं, हम कह सकते हैं जिस बॉडी के पास चार्ज होता है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट आ गए हैं, ठीक है। तो जैसे एक बात बताता हूँ कि जितने भी मैटर होते हैं, मैटर क्या होता है? जिनके पास मास होता है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। कागज़, ये पेन मेरे पास है, आपके पास मोबाइल है, बुक है, जो भी चीज़ जिनका भी वेट होता है, जिनके पास भी मास होता है, वो सब मैटर होते हैं जो भी जगह घेरते हैं। तो मैटर के पास मास होता है और मास एक प्रॉपर्टी है। मास एक क्या है? प्रॉपर्टी, जिसके कारण कौन सा फील्ड क्रिएट होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो कौन सा फील्ड क्रिएट कर रही है? ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही जो जितनी भी बॉडी होती है वो मैटर ही होती है, ठीक है। मैटर के पास तो हर किसी बॉडी के पास मास तो होता ही होता है। ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। और जिनके पास भी मास होता है उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उसी तरह से अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास भी एक फील्ड होगा और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच इट गेन्स द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी बॉडी के पास अगर चार्ज होगा तो उस बॉडी के चारों तरफ क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बात आती है चार्ज आता कैसे है? चार्ज किसी बॉडी पर आता कैसे है? कॉज ऑफ चार्ज, चार्ज आने का कारण। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चार्ज अकर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पेज में समझ में आने वाली है। बस एक बार आप ये ध्यान दीजिए, चार्ज अकर इन ए बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फ्रॉम वन बॉडी टू
अनदर बॉडी। ओके, अब बात आती है टाइप ऑफ चार्ज। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब मैं इस बात को समझाता हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसी बॉडी पर चार्ज आता है। ये बात आपको अभी समझ में आने वाली है। ओके, तो अभी आप देखिए, तो आपको चार्ज समझने से पहले, चार्ज के कॉज समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। कोई भी चीज़, देखो बेटा, दुनिया में कोई भी चीज़ एटम से ही मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एटम से। और एटम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता रहा हूँ। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात ध्यान रखना कि एटम की बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है कि एटम के पास क्या होता है? न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे न्यूक्लियस के पास यहाँ पर +3e चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा -3e। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास जितना नेगेटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना नेगेटिव चार्ज? -3e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। तो अगर आप टोटल चार्ज ऐड करोगे तो कितना आएगा? +3e न्यूक्लियस का चार्ज और -3e इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? 0। तो किसी भी एटम का टोटल चार्ज 0 होता है। इसका मतलब कोई भी एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। एटम इज न्यूट्रल। अब क्या होता है, जैसे ही दो अलग अलग बॉडी के एटम इंटरेक्ट होते हैं, मतलब दो बॉडी को हम आपस में मान लो रब कर रहे हैं, ये एक बॉडी का एटम है और ये मान लो दूसरी बॉडी का एटम है, ये वाला, ये एक बॉडी का एटम, ये दूसरी बॉडी का एटम। अब हमने इनको आपस में रब किया, ऐसे ऐसे रब किया, तो हो सकता है इस बॉडी के पास जो ये आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये लूजली बाउंडेड हो, मतलब ढीला बंधा हुआ हो। क्योंकि होता क्या है, ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स होता है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव में भी फोर्स होता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता रहता है ये फोर्स उतना ही कम होता रहता है। तो ये वाला मान लो कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है और हमने इस एटम को इस बॉडी से रब किया, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाए। अब इस बॉडी की बात करें तो इस पर भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं और प्लस 3 ही प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी 3 ही है। तो पहले ये बॉडी भी न्यूट्रल थी, लेकिन इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो अब इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? -4e। और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +3e। तो टोटल चार्ज कितना आ गया इस पर? -e। तो इस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, एक लूज कर दिया तो अब कितने हो गए? 2। तो -2e +3 3e -2e कितना आ गया? +e। तो ये बात आप याद रखो, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को वापस से गेन करती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, नेगेटिव चार्ज। ये बात आपको समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन, तो यही ऐसे ही चार्ज आता है। कहने का मतलब एटम नॉर्मली न्यूट्रल होता है। जब कोई दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो जिस एटम के पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है और पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। और जो बॉडी पर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ा और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो ऐसे चार्ज आता है, ठीक है। तो ये बात हम लिख देते हैं, एक नोट बनाकर यहाँ पर लिख देते हैं, द बॉडी विच
gain electrons becomes negatively charged and body which loses electron, मतलब जिसने लूज किया, becomes positively चार्ज। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो होगी पॉजिटिव, जिसने गेन किया वो नेगेटिव। तो आपको ये बात समझ में आई कि कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज कैसे होती है। उसके बाद बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये आपको एक बार बताइए कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो जब भी किसी बॉडी पर आती है तो बॉडी पर इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट आते हैं। चार्ज आता कैसे है बॉडी पर? तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो बॉडी पर चार्ज आता है। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज कैसे आता है और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसे नेगेटिव चार्ज आता है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आती है बात प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैसे 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर शॉर्ट में इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अभी तक हमें ये मालूम हो चुका है कि कोई भी जो एटम होता है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है और हर एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है। तो इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज 0 है और इस पर भी चार्ज 0 है और इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पर ट्रांसफ़र होता है। एटम पे या बॉडी भी कह सकते हैं। तो एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। दोनों बॉडी इनिशियली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इस बॉडी पर जितने नेगेटिव चार्ज है उस बॉडी पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज है। इस बॉडी पर भी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब इस बॉडी से इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? -e। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? +e। अब एक और इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? 2 आ गए इस पर तो -2e। इससे 2 चले गए तो +2e। उसी तरह से जब 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो -3e और +3e। इसी तरह से +4e -4e। तो 1 2 3 4 5 6 इंटीजर नंबर है ना ये। तो अब जिस बॉडी से n इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आए हैं या जिस बॉडी से n इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उस पर चार्ज आएगा +ne और जिस पर n इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं जिस बॉडी पर उस पर आएगा -ne। ये बात आपको समझ में आई? जिस बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं उस पर चार्ज आएगा +ne और जिस बॉडी ने n इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उस पर आएगा -ne। ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो ±ne होता है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टोटल चार्ज, इसका मतलब है दिस इज टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी is equal to integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। ये बात आपको क्लियर हुई? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होता है? ±ne। ओके। उसके बाद बात आती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है, जिसका मतलब चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं
ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय किया, क्रिएट किया नहीं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. It can be transferred फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, उसके बाद बात आती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी, एक बॉडी है, उस पर यहाँ है +3e चार्ज, यहाँ है -2e चार्ज, यहाँ है -e चार्ज, यहाँ पर है +5e चार्ज। तो टोटल चार्ज इस बॉडी पर कितना है, तो ऐड कर लो, +3 +5e +8e +8e और -3e +5e। तो सो हम यहाँ पे कह सकते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू algebraic sum of इंडिविजुअल चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इन कंडक्टर्स चार्ज कैन मूव इजीली। ठीक है, और जब कोई भी चीज़ मूव कैसे कर पाएगा इजीली, जब वो फ्री हो। ठीक है, जब वो फ्री हो तो इजीली मूव कर पाएगा। अभी लॉकडाउन है, अभी आप घर पे बैठे हो, तो आप घर से बाहर निकल सकते हो क्या? नहीं निकल सकते, तो आप फ्री नहीं हो ना। ठीक है, लेकिन अब जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो आप फ्री हो, तो इसका मतलब तब आप फ्री चार्ज हो। ठीक है, उसी तरह से जब कोई फ्री होता है तभी तो वो मूव करेगा। इन कंडक्टर चार्ज कैन मूव इजीली, इट मीन्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इंसुलेटर की बात करते हैं। इन इंसुलेटर चार्ज कैन नॉट मूव। अच्छा, अगर चार्ज मूव करता है तो ही करंट जनरेट होती है। तो कंडक्टर में ही चार्ज इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कंडक्टर के कारण ही या कंडक्टर में ही करंट जनरेट होती है। ये बात आपको समझ में आई। इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंसुलेटर कंटेन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा होता है, तो इसलिए वो फ्री नहीं होते हैं। और फ्री नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम नहीं आते हैं। इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो। इन इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की हम कह सकते हैं दो ब्रांचेस हैं, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we study about charges at rest। जब चार्ज रेस्ट में होता है और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक,
in current electricity we study about charges in motion. We study about charges in motion and इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ेंगे, क्योंकि चार्ज अगर मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होती है? इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह आपको अच्छी तरह आगे वाली क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको आज वाली क्लास में ये क्लियर हुआ कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे जनरेट होता है किसी बॉडी पर, दो तरह के चार्जेस होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार्ज की एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट, ये बात आप ध्यान रखना। एसआई यूनिट क्या होती है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, पढ़ रखा होगा ना। वर्क की यूनिट होती है जूल, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is coulomb, which is denoted by C.